नमस्कार। जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, यूट्यूब प्रीमियम हर महीने मेरे अकाउंट से 3,000 रुपए चुपचाप गायब हो जाते हैं ऑटो डेबिट के नाम पे। चलो कोई नहीं, कमाते हैं तो खर्च भी करेंगे। आज कोई बढ़िया सी मूवी देखते हैं। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। रेंट, सीरियसली, मतलब सब्सक्रिप्शन लिया है, हर महीने पैसे दे रहे हैं ताकि कंटेंट देख सकें। ये सब्सक्रिप्शन के अंदर रेंट मांगना ये बिजनेस है या डकैती? स्ट्रीमिंग सर्विसेज हमें कन्वीनियंस बेचने आई थी। दे सेड केबल टीवी इज डेड, लॉन्ग लिव स्ट्रीमिंग। लेकिन अगर आज आप ध्यान से देखें तो स्ट्रीमिंग डिडंट किल केबल टीवी, इट बिकेम केबल टीवी 2.0। 2016 याद है? रिलायंस जियो नया नया आया था, डेटा फ्री था और नेटफ्लिक्स इंडिया में लॉन्च हुआ था। लाइफ कितनी सिंपल थी, एक ऐप, एक सब्सक्रिप्शन और दुनिया भर का कंटेंट आपकी जेब में। हमें लगा था कि पायरेसी के दिन लद गए। कौन माथापच्ची करेगा टॉरेंट पर जब सब कुछ यहाँ इजीली मिल रहा है? लेकिन कॉर्पोरेट ग्रीड, लालच बहुत बुरी बला है। हॉलीवुड स्टूडियोज ने सोचा हम अपना कंटेंट नेटफ्लिक्स को क्यों दें, हम अपना खुद का ऐप बनाएंगे और सारा पैसा खुद रखेंगे। तो डिज्नी बन गया डिज्नी प्लस, HBO ने अपना ऐप बना लिया, पैरामाउंट अलग भागा, पीकॉक अलग। यहाँ इंडिया में भी जियो सिनेमा अलग, सोनी लिव अलग और ZEE5 अलग। और इसका नतीजा ये निकला कि आज मार्केट में 50 से ज्यादा स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं। पहले हमें कंटेंट ढूंढने के लिए रिमोट ढूंढना पड़ता था, अब हमें ऐप्स ढूंढने पड़ते हैं। इसे कहते हैं द ट्रैप ऑफ फ्रेगमेंटेशन। लोग कहते हैं पायरेसी चोरी है, मानते हैं। लेकिन चलिए एक आम मिडिल क्लास हिंदुस्तानी की मजबूरी का हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए आप एक आदर्श नागरिक हैं जो सब कुछ लीगल तरीके से देखना चाहते हैं। पिताजी को क्रिकेट देखना है, जियो हॉटस्टार चाहिए। गुल्लक या निर्मल पाठक की घर वापसी देखनी है तो उसके लिए सोनी लिव चाहिए। घर में 4K टीवी है तो नेटफ्लिक्स का प्रीमियम प्लान चाहिए। भाई को द बॉयज और पंचायत देखनी है, Amazon प्राइम। बिना एड्स के देखना है तो एड ऑन पैक अलग से। यूट्यूब के एड्स से बचना है तो यूट्यूब प्रीमियम। और गाने भी तो सुनने हैं, उसके लिए Spotify। अगर हम मार्केट रिपोर्ट्स का डेटा उठाएं तो आज एक एवरेज कंज्यूमर अगर सारा मेजर कंटेंट एक्सेस करना चाहे तो साल का खर्च 30 से 35 हज़ार के बीच आता है। 35,000 रुपए। भाई साहब, इंडिया में लोग साल भर की सब्जियों पर इतना खर्च नहीं करते जितना इन डिजिटल सब्सक्रिप्शंस पर कर रहे हैं। इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन फटीग। तो सवाल ये है, क्या हम वापस चोर बन जाएं क्योंकि हम कंजूस हैं? शायद नहीं। गेमिंग इंडस्ट्री के गॉडफादर और स्टीम के ओनर गेब न्यूएल ने सालों पहले एक बात कही थी, पायरेसी पैसे की समस्या नहीं है, स्ट्रीमिंग की समस्या है। और आज का कड़वा सच ये है कि एक पायरेट को एक ईमानदार कस्टमर से ज्यादा अच्छी सर्विस मिल रही है। आप फर्क देखिए, लीगल ऐप, लॉग इन करो, OTP का वेट करो, डिवाइस लिमिट रीच्ड का अलर्ट झेलो, फिर वीडियो चलाओ तो क्वालिटी अपने आप 480p हो जाती है। वहीं पायरेट्स, टॉरेंट खोला, मैग्नेट लिंक क्लिक किया, 15 मिनट में 4K फाइल डाउनलोड। VLC प्लेयर में चलाओ, ना बफरिंग, ना लॉगिन, ना एड्स। जब चोर बनने में सुविधा हो और ईमानदार बनने में सरदर्द, तो इंसान किस रास्ते जाएगा? कंपनीज ये भूल गई हैं कि हमने पायरेसी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि नेटफ्लिक्स आसान था। अब नेटफ्लिक्स के अलग ही चोंचले हैं तो जाहिर है इंसान पायरेसी की तरफ जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ नेटफ्लिक्स और प्राइम तक सीमित नहीं है। पायरेसी ने हमारे पैसे नहीं बचाए, इसने सिनेमा को जिंदा रखा है, इसने एजुकेशन को जिंदा रखा है। अगर आपका तर्क है कि भाई चोरी तो चोरी है, प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गिरता है, बिल्कुल सही। लेकिन कभी कभी पायरेसी उनकी बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गेम ऑफ थ्रोन्स, दुनिया का सबसे ज्यादा पायरेट किया जाने वाला शो। क्या HBO इससे डर गया? क्या उन्होंने पुलिस बुलाई? नहीं। टाइम वार्नर CEO जेफ बेजोस ने 2013 में कहा था, पायरेसी इज बेटर देन एमी। उन्होंने एडमिट किया कि पायरेसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स को एक ग्लोबल कल्चरल फिनोमिनन बनाया। लोगों ने टॉरेंट पर शो देखा, एडिक्ट हुए और फिर अगले सीजन के लिए HBO का सब्सक्रिप्शन खरीदा ताकि रेड वेडिंग लाइव देख सकें। यहाँ पायरेसी चोरी नहीं थी, ये फ्री सैम्पलिंग थी। और गेम ऑफ थ्रोन्स के अलावा अगर अपने बॉलीवुड की बात करें तो 90s और 20s में जब छोटे शहरों यानी Tier 2, Tier 3 सिटीज में मल्टीप्लेक्स नहीं थे, शाहरुख खान और सलमान खान वहाँ भगवान कैसे बने? सिनेमा हॉल्स तो थे नहीं, वो बने पायरेटेड DVDs और CDs की वजह से। पायरेसी ने हिंदी सिनेमा को उन गाँवों तक पहुँचाया जहाँ लेजिट डिस्ट्रीब्यूशन पहुँच ही नहीं सकता था। So in a way, piracy was the distribution network that producers never paid for. कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती हैं, प्रोड्यूसर्स उन्हें कचरा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन फिर एंट्री होती है द पायरेट्स की। इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में लोग डिस्कशंस करते हैं, फाइल शेयर होती है, टॉरेंट सीट्स बढ़ते हैं और देखते ही देखते तुम्बाड़ जैसी फिल्म कल्ट क्लासिक बन जाती है। अगर पायरेसी नहीं होती तो तुम्बाड़ जैसी मास्टरपीस हमेशा के लिए किसी स्टूडियो के बेसमेंट में सड़ रही होती। पायरेट्स ने सिनेमा को सिर्फ चुराया नहीं है,
कभी कभी उसे प्रिजर्व भी किया है। एंटरटेनमेंट तक तो ठीक है, वहाँ लॉस समझ में आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक अलग ही खेल चल रहा है। मैं इसे कहता हूँ द बिल गेट्स थ्योरी। माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी जैसी कंपनीज बेवकूफ नहीं है, उनकी सिक्योरिटी टीम्स दुनिया की सबसे पावरफुल टीम्स हैं। आपको क्या लगता है, अगर वो चाहें तो फोटोशॉप को क्रैक होने से रोक नहीं सकती? वो रोक सकती हैं, लेकिन वो जानबूझकर आंखें बंद करके रखती हैं। लेकिन क्यों? सोचिए, इंडिया के किसी छोटे से शहर में एक 15 साल का बच्चा है जिसे ग्राफिक डिजाइनर बनना है। फोटोशॉप का लाइसेंस 1100 रुपये महीना है, जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ऐसे में अगर वो फोटोशॉप की पायरेसी नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो फ्री सॉफ्टवेयर जैसे गिम्प या कैनवा सीखेगा। और अगर वो कैनवा सीखता है तो बड़ा होकर जब वो ग्राफिक डिजाइनर बनेगा, वो कंपनी से क्या मांगेगा? कैनवा। इसीलिए एडोबी चाहता है कि वो बच्चा फोटोशॉप पायरेट करे। वो चाहते हैं कि वो फोटोशॉप का एडिक्ट बन जाए, ताकि कल जब वो किसी बड़ी कंपनी में जॉब करे तो वो अपने बॉस से फोटोशॉप की डिमांड कर सके, और तब एडोबी उस कंपनी से हजारों डॉलर्स वसूल करेगी। सच ये है कि इंडिया की पूरी फ्रीलांस इकोनॉमी और हमारी आईटी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पायरेटेड विंडोज और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के कंधों पर खड़ी है। ये पायरेसी एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर ये चोरी बंद हो जाए तो इंडिया के आधे से ज्यादा डिजाइनर्स और एडिटर्स पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। यही सेम कहानी गेमिंग में भी है। माइनक्राफ्ट दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला गेम है, लेकिन शुरुआत में हर बच्चे ने इसे पायरेट किया था। पायरेसी ने इसे वायरल किया और बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया। इंडी डेवलपर्स के लिए पायरेसी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है। तो क्या सोल्यूशन ये है कि हम सब चोर बन जाएं, सब लोग पायरेसी करने लगे? नहीं, गेमिंग इंडस्ट्री ने इसका तोड़ निकाल लिया। उन्होंने बनाया स्टीम। स्टीम ने कहा, हम गेम खरीदना इतना सस्ता कर देंगे कि टॉरेंट ढूंढने में जो मेहनत लगती है वो बेकार लगने लगेगी। और यही हमारा पॉइंट प्रूव करता है। लोग पैसा देने को तैयार हैं, बस उन्हें रिस्पेक्ट और कन्वीनियंस चाहिए। लेकिन एंटरटेनमेंट और सॉफ्टवेयर तक तो ठीक था, पर जब बात एजुकेशन और नॉलेज की आती है तब पायरेसी क्राइम नहीं रहती, तब वो मजबूरी और सर्वाइवल बन जाती है। अब तक हमने बात की मूवीज और सॉफ्टवेयर्स की। अगर आप एवेंजर्स नहीं देखेंगे तो मर नहीं जाएंगे। अगर फोटोशॉप नहीं सीखेंगे तो शायद कैनवा से काम चला लेंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि पायरेसी कभी कभी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है? मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछिए, एक स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक की कीमत 10 से 15 हज़ार तक होती है। एक स्टूडेंट को साल में ऐसी 10 किताबें चाहिए। टोटल खर्च 1 लाख रुपए सिर्फ किताबों का। इंडिया, अफ्रीका या साउथ अमेरिका का एक मिडिल क्लास स्टूडेंट ये कैसे अफोर्ड करेगा? और सबसे बड़ा स्कैम सुनिए, ज्यादातर साइंटिफिक रिसर्च पब्लिक मनी यानी हमारे टैक्स से फंडेड होती हैं, लेकिन वो रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं प्राइवेट जर्नल्स में। और अगर आपको वो पेपर पढ़ना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, यानी हमारी रिसर्च हमारे पैसे, लेकिन पढ़ने के लिए फिर से पैसे दें। यह नॉलेज का बिजनेस है या नॉलेज की गेट कीपिंग? और इस गेट कीपिंग को तोड़ने के लिए एक बंदा आगे आया था, आरोन स्वार्ड्स, रेडिट का को फाउंडर, एक जीनियस। उनका मानना था कि दुनिया की नॉलेज पर सबका हक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। उन्होंने MIT के सर्वर्स से एकेडमिक पेपर्स डाउनलोड करके दुनिया के लिए फ्री करने की कोशिश की। नतीजा, FBI ने उन्हें घेर लिया। US गवर्नमेंट ने उन पर इतने केसेस लगाए, इतना डराया कि सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने सुसाइड कर लिया। नॉलेज को आज़ाद कराने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आरोन गए, लेकिन वो एक चिंगारी छोड़ गए। आज साई हब और लिबजन जैसी वेबसाइट्स हैं जो आरोन का सपना पूरा कर रही हैं। ये साइट्स इलीगल हैं, टेक्निकली ये चोरी है, लेकिन इसी चोरी की वजह से आज इंडिया के छोटे से गांव में बैठा एक स्टूडेंट इन्हीं साइट से लेटेस्ट कैंसर रिसर्च पेपर पढ़ पा रहा है। बिना पायरेसी के रिच नेशंस और पुअर नेशंस के बीच का नॉलेज गैप कभी नहीं बढ़ता। जब सिस्टम अमीर को और अमीर और गरीब को अनपढ़ रखने के लिए डिजाइन किया गया हो तो उस सिस्टम को तोड़ना क्राइम नहीं, रिवॉल्यूशन कहलाता है। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि पायरेसी लीगल होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि पायरेसी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये एक ग्रे एरिया है। फर्क है, जब आप डिज्नी या मार्वल की मूवी पायरेट करते हैं तो आप पंचिंग अप कर रहे हैं। उनके बिलियन डॉलर्स में से 500 रुपये कम होंगे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप एक इंडी फिल्म मेकर, एक नए यूट्यूबर या एक छोटे गेम डेवलपर का काम पायरेट करते हैं तो आप पंचिंग डाउन कर रहे हैं। आप इनडायरेक्टली उनका करियर खत्म कर रहे हैं। मेरा रूल सिंपल है, जब आप स्टूडेंट हैं लर्न बाय एनी मीन्स, लेकिन जब आप कमाने लगे तो सपोर्ट वेन एवर पॉसिबल, क्योंकि क्रिएटर्स को भी अपना घर चलाना होता है। पायरेसी तब खत्म नहीं होगी जब पुलिस आएगी। पायरेसी तब खत्म होगी जब कंपनीज हमें इज्जत और कन्वीनियंस देंगी, जब वो हमें 50 ऐप्स में नहीं बांटेंगी, जब वो हमारी मेहनत की कमाई को वैल्यू देंगी। लेकिन तब तक पायरेसी का झंडा लहराता रहेगा।